अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। प्रोग्राम का आगाज़ हम कोयटा में सोहराब रोड पर बीएनपी के जलसे पर होने वाले धमाके की मजम्मत से करेंगे, जिसमें 14 से ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हुआ और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुद को हमलावर ने शावानी स्टेडियम की कार पार्किंग में सियासी कायदीन को उस वक्त निशाना बनाया जब जलसा ख़त्म हो चुका था और सियासी रहनुमा स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। अब एक सूबा जहां पॉलिटिकल एक्टिविटी पहले ही महदूद हो, वहां पर इस तरह के हमले यकीनन सूबे की सियासी सरगर्मियों को मज़ीद महदूद करेंगे। इसलिए इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके अलावा अगर हम सियासत की बात करें तो एक डिबेट जो हमें गुज़श्ता बरसों के सैलाबी सूरत हाल से हट कर इस साल नज़र आती है, वो गवर्नेंस के इशू पर हुकूमती बेंचेस के अंदर से जनरेट होने वाली डिबेट है। पहले हमने ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, इनको असम्बली के फ्लोर से सुना, जिसमें उन्होंने दरियाओं के रास्ते में कायम होने वाले तजावुज़ात पर ख़ासी तनकीद की। ख़ास तौर पर कुछ ऐसे ठेकेदारों के नाम भी लिए जिनके पास अहम मनसूबों के कॉन्ट्रैक्ट थे। अब इनकी इस तनकीद को एक वैलिड तनकीद के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इसकी एक गैर मामूली रिबटल जो वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की तरफ से आया, इसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिए बगैर उनको जवाब दिया कि अगर ये निज़ाम और लोग इतने ही बुरे हैं तो ऐसे लोगों को हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाना चाहिए। फिर उन्होंने मिसाल दी कि रावलपिंडी में तजावुज़ात हों और मैं कहूँ कि मैं इसका कसूरवार नहीं, तो ये गलत बात है। इनका मतलब यकीनन यही था कि ख्वाजा आसिफ साहब भी सियालकोट की उन तजावुज़ात से ख़ुद को बरी-उज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। अब यकीनन दो वज़रा के दरमियान इस डिबेट को मुखालिफिन जिस तरह भी उछालें, लेकिन बहरहाल ये गवर्नेंस की कमज़ोरियों की निशानदेही ज़रूर कर रही है, जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू भी काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मरी में एक अहम बैठक के फ़ैसले के हवाले से बताया कि मुल्क में तसलसल का फ़ैसला हो गया है। ये 5 साल का होगा या 10 साल का, आइन के मुताबिक इसका फ़ैसला किया जाएगा। ये बात वो आर्मी चीफ़ के हवाले से कह रहे थे, जो यकीनन आने वाले दिनों में एक बड़ी डिबेट बनने जा रही है। इसी हवाले से कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एक बयान भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI की रिहाई में इस वक्त 2 बड़ी रुकावटें हैं। एक रुकावट मुल्क में आइन और कानून का ना होना, जबकि दूसरी रुकावट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को इमरान खान ने खुद हल करना है। इस हवाले से मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। अब ये बयान काफ़ी रियलिस्टिक है, जिसमें शायद गंडापुर साहब खान साहब को अपनी हुदूद और मजबूरियों का बता रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। नून लीग के रहनुमा कमरुल इस्लाम राजा साहब मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हम्माद हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुल इस्लाम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक इंकशाफ जो किया वो ये था कि मरी में जो नून लीग की क़यादत की एक अहम मीटिंग हुई है, इसमें कोट अनकोट तसलसल का फ़ैसला हो चुका है। अब ये वही टर्म है जो हमने फैसल वाडा साहब से सुनी। उन्होंने कहा कि कंटिन्यूएशन होगी, एक्सटेंशन नहीं होगी। तो अब ये 5 साल की होगी या 10 साल की होगी, इस पर अभी मुशावरत जारी है, ये बताया गया। तो ये कंटिन्यूएशन या तसलसल की जो बात हो रही है, क्या इसके सेलिएंट फ़ीचर्स क्या हैं? यानी कि अगर हमने आवाम को बताना हो कि अगले 10 साल क्या होगा, इसका फ़ैसला मरी में बैठ के कर लिया गया है, तो किस तरह से हुआ है? और गालिबन अगर कोई तरामीम के हवाले से बात वहाँ पर डिस्कस हुई है तो वो फिर क्या है? पहली बात तो यह है कि ये जो तसलसल है, आपने उस तसलसल की नोयत पूछी, तो ये तसलसल पाकिस्तान की मईशत का तसलसल है। ये तसलसल पाकिस्तान की जितनी इस वक्त पॉलिसीज़ विज़ा विज़ फॉरेन फ्रंट पे हैं या डिफेंस फ्रंट पे हैं या रीजनल जो मामलात हैं, स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, उसकी तसलसल की बात है। और ये तसलसल इंशाल्लाह जारी रहेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास जो है वो आखिरी मौका है और इस तसलसल ने अपनी कामयाबी जो है वो साबित की है, चाहे वो दफाई महाज पे हो, चाहे वो फॉरेन फ्रंट पे हो, चाहे वो मईशत के मैदान में हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपने सवाल किया वो कि 10 साल या 5 साल, देखें अभी तो वो सवाल उठा ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस हुए थे 2024 में और 2029 तक तो ये हुकूमत है। और राना साहब ने एक और चीज भी कही है जिस पे शायद जो है वो ओवरलुक होगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ होगा वो आइन के मुताबिक होगा। तो आइन में एक तरीका कार तय है और आइन में ये तय है कि इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद। वो इलेक्शंस जब वक्त आएगा तो तब होंगे।
और उसके बाद जिसकी भी जो इलेक्शन जीतेगा वो हुकूमत बनेगी। लिहाजा इस वक्त अगर तसलसल की बात की जा रही है तो ये बेसिकली उन अफवाहों का खात्मा है जिसके तहत कोई कह रहा था कि ये सेटअप 6 महीने चलेगा, कोई जो है वो अफवाह कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये नहीं होगा तो ए नहीं होगा तो बी होगा, या ए पार्टी नहीं होगी तो इत्तेहादी जमातों में से बी पार्टी होगी। तो कमर साहब आपने आइन की बात की ना, अब उस पर भी एक रिजर्वेशन ये होती है कि अगर माजी देखा जाए तो 58(2) भी आइन में ही था, 1 यूनिट को भी आइनी हैसियत मिल गई थी, और बहुत से मार्शल लॉज भी ऐसे लगे माजी में, ज़िया साहब का, अयूब साहब का, जिनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन सरफेस कर गए उसके बाद में। तो बेशक आइन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अब उस पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा ये कैसे मालूम होगा? फैसल वाडा साहब तो कुछ और कह रहे हैं, आप इसको मुआशी तसलसल कह रहे हैं, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन वो नहीं हो रही जो आप कह रहे हैं। जी, फैसल वाडा साहब का अपना अंदाज है, अपना तरीक़ाकार है, और उस तरीक़ाकार को सारे बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं। बुनियादी बात तो सिर्फ इतनी है जो मैंने गुजारिश की कि इस वक्त कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, यानी जहां तक अगर आपका तसलसल से मुराद कोई मुद्दत मुलाजमत है सर्विसेज चीफ्स की, तो वो ऑलरेडी जो है वो 5 साल हो चुकी है, लिहाजा उसके बारे में भी कोई ऐसी एम्बिग्विटी मौजूद नहीं है, हुकूमत के बारे में एम्बिग्विटी मौजूद नहीं है, तसलसल वही है। और उसके साथ अगर राना सनाउल्लाह साहब के उसी जुमले को मिला के पढ़ा जाए कि वो आइन के मुताबिक होगा, अभी 58(2) का आपने जिक्र किया, तो वो आइन का हिस्सा थे और उसको भी एक आइनी प्रोसेस के जरिए उसमें से निकाला गया था, ट्वाइस वो निकली, दोबारा वापस आई, लेकिन वो एक आइनी प्रोसेस के जरिए थी। और 26वीं आइनी तरमीम जो अभी रिसेंटली हाल ही में हुई, वो भी एक कंसेंसस चले, फुल कंसेंसस ना सही, आप उसे पार्शियल कंसेंसस कह सकते हैं, लेकिन उस कंसेंसस के थ्रू हुई के जो, तो इसलिए अभी तक कोई ऐसा कोई सनसनीखेज न बात है न खबर। जी ठीक है। हुमायूं साहब, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है ये जो राना साहब का भी बयान है या फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं? अब जिस तरह से कमर साहब फरमा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं जो मौशी प्लान है, जो फॉरेन पॉलिसी है, या उसकी कंटिन्यूएशन की बात की जा रही है। पीटीआई कैसे परसीव करती है इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन। देखिए जी, वो बात दफ़ा होता है ना, जब कोई बड़े मासूमाना तरीके से जवाब दे रहा है तो इंसान का दिल करता है कि वो कहे कि सबके जावा आपके जवाब पे। अच्छा, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। कान आप इधर से पकड़े या कान आप उधर से पकड़े, आप उसको जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की ये मिसाल दे रहे हैं उसमें ये याद रखें, मैं आपको 1-2 स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 या 19 समझ लें, क्योंकि 18 के तो तकरीबन 8वें महीने में हम आए थे, तो 19 से लेके 22 तक ये तकरीबन 3-3.25 महीने बनते। इसमें जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ थी वो 81% थी। ये उतनी ग्रोथ है जो हम 13 साल मतलब 2008 से लेके 2018 और 2022 से लेके 2025 तक, इन 13 साल को मिला के जो ग्रोथ है ना, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल की ग्रोथ से कम है। तो किस इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं? नंबर 2, यूएन कहता है कि पिछले 3 सालों में जो वीट की जो काश्त है, अभी तो ये सैलाब की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले की बात कर रहे हैं, वीट की काश्त तकरीबन 6.5% कम हो गई है। उन्होंने कहा है अभी, और ये रीसेंट है, अगेन इस सैलाब से पहले की बात है, सैलाब के बाद तो बहुत हालात खराब हो गए। सैलाब से पहले जो आपका जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उसमें अगर हम वीट की कीमत है, जो गंदम की कीमत है या आटे की कीमत है, वो 640 से बढ़ के 710 पे हो गई है। अभी इन्हीं के जमाने में, साल पहले की बात कर रहा हूं, 1 साल की बात कर रहा हूं, बाकी पीछे तो जहां से जहां आई है उसको तो भूल जाए ना, वो तो भूल जाए। ये तो वो बात है जो ये कह रहे हैं कि हमें 1 साल से इसमें आए हुए, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। टमाटरों की तकरीबन 19% बढ़ गई है, जो प्याज है उसकी तकरीबन 14% बढ़ गई है, अंडों की 13.5% बढ़ गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग
फर्दर 3.7% रिड्यूस हो गई है। फर्दर, एक तो पहले इन लोगों ने तकरीबन 10.5% की रिडक्शन की थी 3 सालों में, अभी इस 1 साल में फर्दर कम हो गई है, लोग जा रहे हैं। और अभी सैलाब के बाद जो हालात होंगे तो वो तो हम देख लेंगे, अल्लाह माफी दे, बहुत ज्यादा हालात खराब है, वो चीज है। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। ये याद रखें, ये वही जमात है जो आर्टिकल 58(2)B लेकर आ रहे थे, ये उसके साथ थे। ये आर्टिकल 2B वाले, 52B वाले हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक को एंडोर्स किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब आईजीआई बनी थी, ये उनके साथ मिलके ये सारे काम कर ले। इन लोगों ने ये पहले भी जब इनकी पैदाइश हुई थी, ये नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उनको लाके बिठा दिया गया था। अपने अपने घरों में जो सबसे निकम्मे लोग थे ना, उनको ज़ियाउल हक ने लाके बिठा दिया था। क्यों? हमने सुना ये था कि वो कहते थे कि एक जमाने में कि यार मेरे 2 बेटों में से एक बेटा ज्यादा वो काम कर नहीं है, तो उसको आप रख लो, दूसरे को हम जरा बिजनेस में लगा लेंगे। बाद में पता चला कि 1993 में पता चला कि सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रोथ तो उस बेटे ने करवा दी, वो बिजनेसेस बना के कि जो दूसरा बेटा जो बजाहिर बेहतर था वो नहीं कर सका। शॉर्टली मुझे एक बात बताइए, ये 10 साल प्लान पे इतना ताज्जुब पीटीआई को क्यों होगा? क्योंकि तनकीद तो आप पर भी ये होती है कि आपका भी 10 साल प्लान था। वो और बात है कि वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, उससे पहले ही VONC हो गया। लेकिन ये तो हर पार्टी आकर सोचती है कि हमने 10 साल रहना। देखिए, सुने दो मुख्तलिफ चीजें। दो हम लोग ये कहते थे कि हम एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरीके से हम लोगों ने केपी में अपने आप को, ये याद रखें, केपी के जो लोग हैं उन्होंने कभी किसी को एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा नहीं आजमाया। तो पीटीआई को जब 3 दफ़ा किया है तो उसको सामने रखते हुए हम कह रहे थे कि हमें जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो उम्मीद है कि इसके बाद, इस 5 साल के बाद अगले 2 टेन्योर फिर हमारे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और खासतौर पे जो ग्रोथ हो रही थी, अच्छा मैं एक और बात बता देता हूँ, ये जो इनका जो मेन, इन सब लोगों ने मिलकर जो पीटीआई को हटाया, वो वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। और अगर वो 5 साल पूरे हो जाते तो जो ग्रोथ होता, पहले 5.97 था, उसके बाद 6.2 था, अगला मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप उसी ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें तो 7.2, 7.3, 7.1 हो जाता, जो कि पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। तो जब वो चीज हो जाती है तो इनको पड़ गए लाले, इन्होंने कहा हम आगे क्या करेंगे। और उसके बाद फिर एक मुलाकात होती है और उसके बाद होते हैं कि जी हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, जी माई बाप हम सब कुछ आपको दे देंगे। और फिर इन लोगों ने दिया। ठीक। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगेन आपने बड़ी सही बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर दो, इसलिए कि आपने प्लीज करना है लोगों को। पहले भी करते रहे, आज भी करते रहे, इनके लिए कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। हमाद साहब, आपने सुना हुमायूं साहब का जो कंसर्न है, वो ये कहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन नून लीग कर रही है 10 साल प्रोग्राम से या तसलसल से, इससे ये मुराद नहीं है। आपका तजिया क्या कहता है कि ये जो मरी में बैठक हुई है जिसमें ये सब चीज़ें एग्री हो गई हैं बकौल राना सनाउल्लाह साहब के, तो इसमें कितना दूर तक ये हुकूमत एम कर रही है? और जो 27वीं तरमीम का एक रूमर फैला हुआ है, उसमें फिर क्या कुछ शामिल हो सकता है? देखिए, जब भी किसी 10 साला मंसूबे का जिक्र आया है तो अलमिया देखे कि फौरी तौर पर फिर वो 10 साला मंसूबा 1 साल भी नहीं चला। अयूब खान ने अशरे तरक्की मनाया, पूरे मुल्क में जश्न बर्पा कर दिया और फिर कुछ ही अरसे में अयूब खान का बिस्तर गोल हो गया। भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने जनरल ज़िया को आर्मी चीफ बनाया और उनका मंसूबा था कि मैं अगले 10 साल तक मामलात को चलाऊंगा। फिर उसी जनरल ज़िया के हाथों वो फांसी चढ़े। फिर बाद में भी ऐसा होता रहा, ताकि जब इमरान खान हाइब्रिड रिजीम के जरिए मुसल्लत कर दिए गए, लाए गए, तो उस वक्त भी जनरल बाजवा के साथ और फैज हमीद के साथ मामलात चलते रहे और यही मंसूबा था कि 10 साल तक चलेंगे। लेकिन अब 2022 में अचानक हालात ने पलटा खाया। तो अगर राना सनाउल्लाह ये बात कर रही है तो इस बात, मुल्क जमहूरियत से चलते हैं, अवामी हाकिमियत से चलते हैं, अवाम की राय से चलते हैं, आईन कानून से चलते हैं।
ये 10 साला मंसूबा, ये ठीक है, ये इक्तिसादी मंसूबे हो सकते हैं, कोई और मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन हुकूमतें चलाने के मंसूबे नहीं हो सकते। हुकूमत इलेक्शन की मोहताज होती है, अवाम के वोट के मोहताज होती है, डिलीवर करने की मोहताज होती है कि उन्होंने कितना डिलीवर किया, उनकी कारकर्दगी क्या है, अवाम को उन पर कितना कॉन्फिडेंस है। हमाद साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीटीआई का फिर स्टांस ये रहता है कि अगर ये सब गलतियां, यही तो मैंने आपसे कहा कि पहले तो हम पब्लिक ओपिनियन को मैच्योर बना दे। जब अच्छा। तक आपके जमहूरी इदारे नहीं चलेंगे, जब तक इदारे राय की आजादी नहीं होगी, देखिए जब तक राय की आजादी नहीं होगी, जमहूरियत नहीं, मीडिया पर पाबंदियां होंगी, तो फिर आपकी पब्लिक ओपिनियन कहां से बनेगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कमर साहब, एक और पीएमएलएन को जो गालिबन ऑन द सरफेस ऑफ इट जो इशू दरपेश है वो ख्वाजा आसिफ साहब की तनकीद है। पहले हमने ये देखा ब्यूरोक्रेसी के बारे में, उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिशियंस तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा हुआ खाते हैं, वो इतनी करप्शन करते हैं, पोर्चुगल की सिटीज़नशिप ले लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि ये सैलाब जो है ये कुदरती आफत तो होगी, लेकिन ये हमारे जो अमाल हैं, जो हमने मिस मैनेजमेंट की है, रिवर बेड पे तामीरात की हैं, उनका नतीजा है। फिर हाइब्रिड निज़ाम को भी उन्होंने इंडोर्स कर दिया। तो हनीफ अब्बासी साहब ने नाम लिए बगैर जो तनकीद की है वो तो यही बताती है कि वो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं अगर हमें इतना शौक़ है ब्यूरोक्रेसी को गाली देने का, पॉलिटिशियंस को गाली देने का, या फिर ये कहने का कि निज़ाम फेल हो चुका है या हाइब्रिड निज़ाम है, तो अपोजिशन में बैठ जाइए उठकर। तो ये फिर पीएमएलएन का स्टांस है अगेंस्ट ख्वाजा आसिफ साहब। देखिए, सियासी जमातों में, अपना स्पोर्ट्स की टीम्स में, दीगर जगहों में वेटरन्स होते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें कि एक तो प्रॉपर प्रोफेसर्स होते हैं, एक प्रोफेसर एमेरिटस होते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इख्तलाफ राय सियासी जमातों में, इख्तलाफ राय तो नहीं कहना चाहिए, अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो बात तय है, और ये बात, इसका तरीका भी ये है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट ये बात कहे, मसलन मैं असेंबली का मेंबर हूँ एक सियासी जमात का, लेकिन मैं अपनी इंडिपेंडेंट व्यू भी रखता हूँ बावजूद उस सियासी जमात के तर्जुमान होने के, मेरा व्यू थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। लेकिन कैबिनेट एक कलेक्टिव चीज़ होती है, तो कैबिनेट के अंदर जो है वो एक फोरम भी मौजूद होता है, तो उसकी गुफ्तगू जो है वो कैबिनेट के उस फोरम पे होनी चाहिए। सियासी जमातें कुछ न कुछ, किसी न किसी डिसिप्लिन की भी पाबंद होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की चीज़ों से कि जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तनकीद तो किसी चीज़ पे की जा सकती है। मैं अपने दरवाजे के आगे झाड़ू फिरने के अमल पे भी तनकीद कर सकता हूँ, मैं किसी सड़क पे ट्रैफिक पे भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको एटलीस्ट कैबिनेट मेंबर्स को उसके उसी फोरम पे। कमर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, ये सैलाबी सूरत हाल की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, मुसद्दिक मलिक साहब जो आपकी पार्टी के मेंबर हैं कहते हैं कि माफिया है, दरियाई ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, रिजॉर्ट्स बचाने के लिए पूरे गांव हमने उजाड़ दिए। ख्वाजा आसिफ साहब कंपनियों और ठेकेदारों के नाम लिए बगैर तनकीद कर रहे हैं। तो अगर ये इतने पावरफुल मिनिस्टर्स इस पर बेबसी का इजहार कर रहे हैं, तो फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर नहीं आती कि उनको तमाम ईवल्स का पता है बट कर कुछ नहीं पा रहे? देखें, आज के दिन पे तो बिल्कुल हुकूमत पे आती है, लेकिन ये ओवर द ईयर्स हमने देखा, ये सिर्फ एक सूबे की या किसी एक खित्ते की दास्तान नहीं है कि जहाँ पर जो रिवर बेड्स थे, दरिया थे, नदी नाले थे, आप वहाँ से जाके झील सैफुल मलूक से शुरू हों और दरियाए सवात को देखें, दरियाए कुनहार को देखें, तो आपको वो दरिया के बेड पे ना सही लेकिन उसके रास्ते को रोकते हुए अमारात नजर आएंगी। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल मुसद्दिक साहब ने ठीक फरमाया। एक जो कि फॉरेस्ट कटिंग हुई बड़ी बेदर्दी के साथ, बिलखसूस हमारे बालाई इलाकों में, तो वो उसकी बड़ी वजह बनी। वो कि पाकिस्तान इस क्लाइमेट चेंज का मेन कंट्रीब्यूटरी नहीं है, ये दुनिया की तमाम रिसर्चेस ने साबित किया। पाकिस्तान उसमें हिस्सा बहुत कम है और पाकिस्तान वर्स्ट सफरर है। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के इस कंटेक्स्ट को देखें तो यहाँ पे ये दो चीजें बड़ी जिम्मेदार नजर आती हैं। एक रिवर बेड्स या उनके शक्ल में आई,
चाहे वो कमर्शियल कंसर्न्स की शक्ल में आई या इवन देहातों में आप देखें कि देहाती लोगों ने यूजुअली भी दरिया के साथ जो है उस रास्ते पे घर या डेरे या वो चीजें बनाई हैं। वो न सिर्फ जानी नुकसान का मौजब होती हैं और माली नुकसान का, बल्कि वो जो अपस्ट्रीम साइड है उसका नुकसान जो है वो अपस्ट्रीम साइड को दरिया का रास्ता तंग होने की सूरत में भुगतना पड़ता है। और ये वक्त आ गया है कि अब इसको सियासत से कतई नजर हमें इसको आयरन हैंड से निपटना। ठीक है। इस पे हुमायूं साहब, पीटीआई की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, अब उस पर जो स्टांस आपने लिया, हमने देखा कि 28 अरकान असम्बली जो हैं वो कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देते हैं और उनकी रुकनीत से जो मुस्ताफ़ी हुए, अब टोटल जो नंबर है वो 47 तक पहुंच गया है। आपने पार्लियामान के इजलास का बॉयकॉट किया, तो क्या तहरीक इंसाफ अब पार्लियामानी पॉलिटिक्स से बिल्कुल कट ऑफ होने जा रही है, निकलने जा रही है असम्बली से? देखिए, वो तो बात की डिसीजन होगा जब आएगा। फिलहाल तो ये है कि हम लोग जैसे ये 27th अमेंडमेंट है, 27th अमेंडमेंट आनी चाहिए, लेकिन 27th अमेंडमेंट की जो मेन वजह है वो ये होनी चाहिए कि जो 26वीं तरामीम थी उसको टोटली रिवर्स करना चाहिए, ये एक्चुअल होना चाहिए। लेकिन आपने जो बात की थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और कमर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफेंड करने की कोशिश की कि ख्वाजा आसिफ साहब की बात की कि वो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये याद रखें। और इन्होंने कहा है कि नहीं, मैंने कहा कैबिनेट के मेंबर हैं कि जी आप लोग इस्तीफा दे दें। सर वो मिनिस्टर भी है ना, कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर होते हैं ना सर, ठीक है ना। कैबिनेट मेंबर, उसके बाद ये याद रखें कि सर कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर ही होता है ना सर जी, वैसे कोई कैबिनेट नहीं बन जाता ना सर। अच्छा, अब ये याद रखें ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट की सड़कों को लेकर रो रहे थे कि ये सड़कें बह गई हैं, इतने गलत तरीके से बनी है ये। और कुछ अर्सा पहले उन्हीं सड़कों को बनने में मियां नवाज शरीफ साहब उसी शख्स को की तारीफें कर रहे थे कि जिसने वो सड़कें बनाई हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ साहब सही थे या ख्वाजा आसिफ साहब सही थे। अगर ख्वाजा आसिफ साहब कंप्लेन करें तो इसका मतलब ये मियां नवाज शरीफ साहब उस शख्स को एंडोर्स कर रहे थे जिसने 2 नंबरी से सड़कें बनाई थी। अब मुझे उसका भी नहीं पता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगेन इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर हैं या कैबिनेट मेंबर हैं, जैसे मर्जी आप उसको लेना चाहते हैं, जिसकी इलीगल जमीन को इन्हीं की गवर्नमेंट ने 2024 के मार्च में लीगल किया है, जो कि बेड में गया। उससे कितने लोगों के करोड़ों रुपए, और सुनने में आया कि वो मेरे ख्याल में मियां असलम साहब थे पीटीआई के दौर में, जो आखिर में मेरे ख्याल में 2021 या 22 में वो बता रहे थे, वो अब ये पुरानी बात बता रहे थे कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी। ये आज की बात नहीं है, उस वक्त की बात है कि वो बता रहे थे कि हम क्यों इसको इलीगल को हम लीगल नहीं करना चाह रहे थे। और जो रूट बनाया गया था उसका भी उन्होंने बताया था कि इसका ताल्लुक ये था कि आप इसको प्रिजर्व करें, आप जो रावी को प्रिजर्व करें, उसके अंदर झील बनाएं और झील से आगे आप एक बैराज बनाएं ताकि वहां पे वाटर रिचार्ज हो, ताकि वो सारी चीजों को करें। और एनवायरमेंट के लिहाज से वहां पे जो दरमियान में तकरीबन 35 किलोमीटर का रास्ता था, जिसके दरमियान में उन्होंने कहा था कि मैन मेड जंगल बनाया जाएगा जो एनवायरमेंट को करेगा। अभी ये बता रहे थे कमर साहब, एक स्टडी का रेफरेंस दे रहे थे कि हमारे जो बलाई इलाके में उनमें दरख्त कटे, बिल्कुल कटे। लेकिन ये याद रखें केपी में 2013 से लेकर 2022 के दरमियान में एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, ये 4 जुलाई 2025 को शाया हुई है, जो कि 2 पीएचडी स्कॉलर्स ने लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने ये पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि केपी में 300 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 6% रिफॉरेस्टेशन हुई है। अच्छा, और अब मैं एक और बात बता देता हूं, उससे एक और रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि केपी में 0.8% जो जितने दरख्त है ना उसके 0.8% दरख्त काटे गए हैं, और पंजाब में 1.2% दरख्त काटे गए। दैट मींस 0.4% पंजाब में ज्यादा दरख्त कटे हैं एज अपोज टू केपी। अब ये माफिया है, इसमें ना पीटीआई इन्वॉल्व है ना पीएमएलएन इन्वॉल्व है कोई है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो कि पावरफुल लोग हैं। जो केपी में जो माफिया है उसमें इनके भी लोग हैं, हमारे भी लोग हैं।
अनफॉर्चुनेटली हम उनको प्रोटेक्ट कर जाते हैं, जो कि गलत बात है। उनको करना चाहिए, सामने लाना चाहिए, उनको करना चाहिए। हमारे ही अपने लोग हैं, इनके ही अपने लोग हैं जिन्होंने दरिया के दरमियान में अपने होटल बनाए हुए हैं। इनके अपने अगेन फिर मैं कहूंगा कि कैबिनेट मेंबर भी हैं। अच्छा, जरा हम सारों को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे नहीं है, हमारे लोग भी इन्वॉल्व होंगे। नहीं, हुमायूं साहब आपने जितना फेयर, वैसे आपने जितना फेयर रूडा को जिस तरह बताया ना, उस तरह है नहीं मामला। क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था ज़मीन जिस तरह से आपने ली लोगों से, अंडर वैल्यूड ले ली। दूसरा ये कि इसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं कि वो जो आप ये कह रहे थे कि यहाँ पे 34 किलोमीटर का शहर बनेगा, खान साहब ने तो ये कहा ये नाला बन जाएगा, यहाँ तो पानी आएगा ही नहीं। तो प्रेडिक्शंस तो सारी आपकी गलत साबित हुई। जो केस खत्म हुए वो तो नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। सर एक और देखें सर, एक मिनट है ना, अब दोबारा सुन लेना। खान साहब ने कहा था, इमरान खान ने कहा था कि ये नाला रह गया है। अच्छा ये याद रखिए, वो पता नहीं कितने स्क्वायर किलोमीटर उसका जो विड्थ थी, उससे वो 600 या 650 मीटर रह गया खाली। ये बाकी सारी जगह तो आबादी आ गई है। तो यही तो इमरान खान ने कहा था कि ये नाला, उन्होंने कहा था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। दैट इज वाई ये सारी आबादी जो है 7000 कैनाल और ये सारा जो है ना, उसको एंडोर्स नहीं किया। और सिर्फ वो एक वो सोसाइटी नहीं है, उस तरह की 5-6 सोसाइटीज है। और मजे की बात ये, उन सोसाइटीज के जो ओनर्स हैं ना सर, वो उनमें से ज्यादातर लोग आपके मीडिया चैनल को वो लीड करते हैं। आपको इस बात का पता है? नहीं, हमारे मीडिया चैनल को तो नहीं करते। का पता है? अगर कोई मीडिया लोग सर आप सर देखिए, अगर आपके नहीं करते, लेकिन आसपास मैं तकरीबन 10 मीडिया चैनल ऐसे बना देता हूं जिनको वो ओन करते हैं, वो सारे लोग ओन करते हैं। ये सारा देखिए, ये सारा ये एक ही, जब पैसा आता है ना, तो इंसान हर जगह पे वही बंदा है। हुमायूं साहब इशू ये है 2021 तक आपको 2021 तक अलीम खान साहब के अगेंस्ट आपको कोई भी चीज बुरी नहीं लग रही थी। ये सब उसके बाद हुआ। मियां असलम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 में होती है, 18, 19, 20, 21 में नहीं होती। सर जी, ये भी सर एक मिनट है सर, जब एक मिनट है, जब इनको जेल डाला गया था, इनके ऊपर केस था, जेल डाला गया था, इमरान खान ने उनको नहीं निकलवाया। ठीक है, वो 2000 वो कब का था? वो 2022 तो नहीं था, उससे बहुत पहले था। और यही तो बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि यार अगर तुम्हें जेल में डाला गया है, अपने आप को प्रूव करो, फिर बाहर निकलो, मैं क्यों तुम्हें निकालूं। उनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जैसे बाकी लोग अपने लोगों को जो जेल में होते उनको निकाल लेते, उनकी मदद करते, गलत कामों में मदद करते, इमरान खान ने कहा मैं नहीं करता। यही वजह है कि आज ये सारे लोग क्या कहते हैं, आज ये सारे लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान को छोड़ दिया, वो हमें नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ना। क्योंकि इमरान खान एक उसूल पसंद आदमी है, उस लिहाज से जा रहा है। बाकी आप उसके ऊपर जो मर्जी केस बना लो। सही, ठीक। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमाद साहब, एक तो ये मसला जो मैंने बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब की तनकीद पे हनीफ अब्बासी साहब का जो इनडायरेक्ट रिप्लाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? और आपने गालिबन ट्वीट भी किया, आपने कहा कि अब इशारे ये मिल रहे हैं कि किसी की बीमारी का जवाज़ बना के किसी को अडियाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये तज्जिया है कि इन्फॉर्मेशन है आपकी? देखिए, इंफॉर्मेशन की तरफ बाद में आते हैं। जरा हम जो सामने के हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उसको देखते हैं। इमरान खान का जो ताज़ा तरीन बयान आया है, जिसमें उसने अपने पार्टी के रहनुमाओं से बात की और फिर वो ट्वीट की शक्ल में भी सामने आया है, तो उसमें कहीं भी फील्ड मार्शल का नाम नहीं है। वरना इमरान खान मुसलसल उनका नाम लेते रहे, इल्जामात लगाते रहे, जारहाना रवैया रखते रहे, और फौज के बारे में भी, इदारों के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी इमरान खान खुलकर बोलते रहे। लेकिन जो ताज़ा तरीन बयान आया है, वो कि उन्होंने अपने दुखों का रोना रोया है और ये उनका हक है, वो कर भी सकते हैं। लेकिन बयान को अगर आप गौर से देखें तो बयान कदर मुस्ताद है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि उनके मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से मैंने बात की थी, तो उनका मेडिकल तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका डॉक्टर्स की एक टीम ने उनको देखा है और उनको कोई तकलीफ है कान और गले और नाक के नीचे राइट साइड पे गालिबन, तो उनको एक मसला तो है। हमाद साहब, वो सलमान राजा साहब ने इसको एंडोर्स किया, लेकिन बैरिस्टर गौर कह रहे हैं गलत खबरें हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल, अलीमा खान ने भी कहा कि उनकी सेहत ठीक है। तो ये देखे, पहले भी पीटीआई रहनुमाओं के जो बयानात आते रहे, बाद में वो खुद अपने बयानात की तरदीद करते रहे, लेकिन हम उनके बयान पर तो नहीं जाएंगे। हम तो साथ ही हम तो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे एक स्टोरी को और फिर उसको सामने लाएंगे। तो इमरान खान को एक तकलीफ है, एक बीमारी है, और ये जाहिर है उनकी एज भी अब 74-75 पर चली गई है। तो इस उम्र में तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियां, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन शायद कोई हेल्थ इशू तो है। अब नवाज शरीफ के खिलाफ इंतहाई मुश्किल सूरत हाल थी जब हाइब्रिड रिजीम था या इमरान खान का दौर था, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी सेहत बिगड़ गई और उनको मेडिकल के मसाइल थे, तो फिर भी उनको रिलीफ किया गया था और वो लंदन चले गए थे। इसी तरह बेनजीर भुट्टो को भी गालिबन एक रिलीफ मिला था। तो ये अमूमी तौर पर मिलता रहता है, एक रवायत, एक ट्रेडिशन ये मौजूद है। तो इमरान खान कब खारिज इम्कान ये बात नहीं है कि उनको रिलीफ मिल जाए। अब वो अडियाला से बनीगाला चले जाएंगे, किसी हॉस्पिटल चले जाएंगे, या वो बरतानिया या किसी और मुल्क में चले जाएंगे, ये तो फिर बात की बात है। ठीक है कमर साहब, आप अब क्या समझते हैं, ये जो हमाद साहब ने भी बात की है कि बनीगाला शिफ्ट होने के हवाले से, और इससे पहले उनसे ये मुतालबा किया गया कि वो खामोश हो जाएं या फिर माफ़ी मांग लें, इनमें से अगर कोई भी ब्रेक थ्रू हो जाता है तो तज्जिया निगारों की राय में तो यही है कि फिर हुकूमत के लिए इतनी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। कभी मोहसिन नकवी साहब की वजारत उज़्मा का रूमर फैल जाता है, इसहाक डार साहब को डिनाई करना पड़ता है, अब ये खबर सामने आ गई है। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखें जी, रूमर्स की तो कोई हदूद नहीं है, और इस पिछले कुछ बरसों में, इस डेकेड में जिस सनत ने सबसे ज़्यादा फ़रोग पाया है वो कहानी साजी की, तो इसकी तो कोई हद नहीं है। कोई कह दे कि कल अगर कह दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया का जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसको किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन हमने लॉजिक की जुबान में देखना। अभी हमाद साहब कह रहे थे कि अभी लास्ट ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने नाम नहीं लिया आर्मी का या एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन उनकी बहन ने कल ही ले लिया, तो वो कल का चल रहा है। तो इसलिए ये बात तो कोई ऐसी नहीं है, वो शायद इत्तेफाक हो या कुछ एक बात। लेकिन दूसरी बात है उसकी तरदीद हो चुकी, जो वो माफी वाला इशू था उसकी तरदीद ना सिर्फ हुई बल्कि दूसरी तरफ से एक्सेप्ट भी हुई। अपना जो जिन नामवर सहाफ़ी ने वो लिखी थी, उनकी तरफ से उन्होंने कहा भी कि मैंने कब कहा है कि मेरी मुलाकात हुई या मैंने कहीं इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने भी चूंकि अखज़ किया था, अज्यूम किया था उस गुफ्तगू से या उस मुलाकात से जो कि पाकिस्तानियों से हुई थी, तो इसलिए ये सारी तो अजम्पशंस है। असल चीज़ ये है, और इसके बारे में हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमत ने जहां बारहा मुज़ाकरात का डोल डाला, मुज़ाकरात की पेशकश की, वहां साथ ये वजाहत जरूर की हुकूमत ने और इत्तेहादी जमातों ने कि जी इसमें वो 9 मई और जो अदालती प्रोसेस है वो शामिल नहीं है, और दूसरी तरफ से भी आपको पता है, तो इसलिए वो चीज़ें तो वहीं पे, उसमें ना कोई किसी का ये वाली बात है कि जी को घर शिफ्ट होना या दीगर चीजें होना। लिहाजा अभी तक तो हालात यूं के तू हैं, और जब कोई तब्दीली आएगी प्रैक्टिकली कंक्रीट तो फिर उस पर डिस्कशन होगा। अभी अजम्पशंस पे जो है, प्रिजम्पशंस पे, तो वो जो है उसका उस पर बात करना बेफायदा है। ठीक है हुमायूं साहब, फाइनल टेक फ्रॉम यू। ये खान साहब की रिहाई के हवाले से गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अब वो जो मसाइल इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान पैदा हुए हैं वो खान साहब ने खुद ही हल करने हैं। तो इससे क्या अखज़ करें कि फिर वे फॉरवर्ड क्या है कि लेट इट हैपन, जो भी चल रहा है वो चलता रहे, पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ चले और खान साहब जेल में रहें, ये इंटरप्रिटेशन है इसकी? देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बात याद रख लेना, अच्छा जो बीमारी की बात कर रहे थे ना, वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक कंडीशन होती है, उसको हम मेडिकल टर्म में टिनिटस कहते हैं। वो कान के अंदर एक छोटी सी आवाज़ सी आ रही होती है, वो एक कंडीशन होती है कान के अंदरूने हिस्से में। वो कोई ऐसी बीमारी खुदा न खास्ता नहीं है कि जिससे सेहत के ऊपर है। सेहत के लिहाज से माशाल्लाह वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, और वो कभी सेहत का बहाना मार के, अपने प्लेटलेट गिरा के या दिमाग खराबी का एफिडेविट दे के बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे। इमरान खान कभी
कोई रिलीफ लेने के लिए कोई डील नहीं करेंगे और अडियाला से बाहर नहीं निकलेंगे। उनका सिंपल सा वो है कि मैं निकलूंगा तो अपने केसेस के मेरिट पे निकलूंगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई ऐसा केस उनके ऊपर नहीं है जो अगर कोई एक भी सच्चा, आधा सच्चा जज बैठ जाए तो वो उसको खत्म कर देगा। अब उन्होंने फिर बात की कि उन्होंने कोई वो कहा नहीं है खामोश रहे और ट्वीट में क्या, देखिए उस ट्वीट में क्या था, उन्होंने ट्वीट का पहला हिस्सा था, उन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग जो सैलाब ज़दगान है उनकी निकल के बड़ी मदद करो, जो कि पंजाब हुकूमत ने कहा है कि आप लोगों ने अपने तौर पे मदद बिल्कुल नहीं करनी जब तक आप मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगा लेते हो। तस्वीर लगा लो तो जो जरूर कर लो, और आजकल तो अब अल्लाह माफी दे, अब तो ये हालत हो गई है कि मस्जिदों के ऊपर वो अपनी तस्वीरें लगा रही हैं। यार खुदा का खौफ करो, अल्लाह के घर को तो बख्श दो, बाकी आप हर जगह पे लगा। चले हुमायूं साहब शॉर्टली मुझे ये बताएं, मेरे पास टाइम बहुत कम है, एहतजाजी तहरीक का जो आपने ऐलान किया था क्या करना है उसका? अब देखिए मेरी बात सुने ना, इस वक्त टाइम जो है ना, पाकिस्तान इस वक्त एक इसके बाद एहतजाजी तहरीक चल रही है ना, ये जो एहतजाजी तहरीक ये चल रही है ना इस वक्त। अभी हम लोगों ने जो हमारे MNAs हैं उन लोगों ने जितने भी वो कायमा कमेटीज हैं उनसे निकल आए बाहर। अच्छा वो चले जाते हैं और एहतजाजन वो हर रोज वॉकआउट कर लेते हैं फ्रॉम नेशनल असेंबली। ये सारे स्टेप्स हैं ना, ये सारे एहतजाज के अपने तरीके हैं, जरूरी तो नहीं है कुछ है तो उन चीजों को करके देखें। लेकिन इमरान खान ने जो बाकी चीजें बताई हैं उसी ट्वीट के अंदर, उन्होंने अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज का बताया, अर्थक्वेक के जो जिससे लोग जाबाक हुए उनके बारे में बताया है, ड्रोन स्ट्राइक्स के बारे में बताया है, PTI के इसी चीज को सराहा है और पॉलिटिकल बातें की हैं। तो अब जरूरी नहीं कि हर दफा वो हर चीज कहेंगे, तो खुदा का खौफ करें थोड़ी देर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मोमन साहब, कमरुल इस्लाम राजा, साद हसन साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।